फाइनली हम लोग LWC पे स्टार्ट कर रहे हैं आज। हम आज ये देखेंगे टॉपिक्स में कि कैसे हम लोग VS कोड, एक जो एडिटर है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं सेल्सफोर्स के साथ, और क्यों हम लोग VS कोड पे करेंगे डायरेक्टली इनसाइड ऑफ सेल्सफोर्स, क्यों नहीं कर रहे डेवलपमेंट, और कैसे उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, और बेसिक्स ऑफ LWC के कंपोनेंट को कैसे हम यूटिलाइज करें सेल्सफोर्स के अंदर और कहाँ कहाँ पे एक्सेट्रा। तो जो टॉपिक्स हैं वो हैं LWC ओवरव्यू, स्ट्रक्चर कैसा होता है, और मेन चीज़ है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी VS कोड की, कैसे हम ऑथराइज करेंगे VS कोड को, कनेक्ट कैसे करेंगे सेल्सफोर्स के साथ। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है हमारा सेल्सफोर्स का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट VS कोड के लिए, राइट। तो VS कोड एक एडिटर है जो बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं इसकी अपनी, जो हमें हेल्प आउट करती हैं डेवलपमेंट करने में, अच्छी डेवलपमेंट करने में। वो हम लोग देख ही रहते हैं, हमें पता ही है, लेकिन हमने अब तक इसको VS कोड को सेल्सफोर्स से कनेक्ट नहीं किया था, राइट। तो VS कोड की इंस्टॉलेशन के लिए तो आप VS कोड डाउनलोड लिखेंगे फर्स्ट थिंग, और विजुअल स्टूडियो कोड अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेंगे, जो भी आपका है, विंडोज़ और मैक और एनीथिंग, ठीक है। एक और चीज़, सेकंड स्टेप होता है जो हमें डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा LWC की, वो होता है सेल्सफोर्स CLI, सही है। तो सेल्सफोर्स CLI है कमांड लाइन इंटरफेस, ये हमें हेल्प आउट करता है। ये भी तीनों के लिए अवेलेबल है, मैक, विंडोज़ और लिनक्स। आप डाउनलोड कर लें जो भी सूटेबल है आपके लैपटॉप पे। तो ये भी हमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। सिंपल स्टेप, इंस्टॉल, नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। कोई इसमें कॉन्फ़िगरेशन मुश्किल नहीं है। ये दो चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद सेल्सफोर्स CLI एंड VS कोड, वो तो ऑब्वियसली पहले से है ही। अब अच्छा, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और यूट्यूब पे भी जब अपलोड होगी वहाँ पे भी होगा। इसमें सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मैक ओएस के भी, जावा और सेल्सफोर्स CLI भी, और विंडोज़ के लिए भी, राइट। तो ये मैं शेयर कर दूंगा। तो VS कोड वन थिंग, सेल्सफोर्स CLI सेकंड थिंग, थर्ड थिंग इज जावा JDK। ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, सही है। तो इसको इंस्टॉल करना होता है, इसके लिए लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन मैंने ये पहले से अपने शेयर्ड सॉफ्टवेयर फोल्डर में अपलोड कर दिया। आप लोग यहाँ से जाके बस डाउनलोड करें और इंस्टॉल, सिंपल। यहाँ से ये रहा JDK फॉर विंडोज़, यहाँ से हो जाएगा डाउनलोड और यू कैन इंस्टॉल इट सिंपली। सिंपल स्टेप्स हैं, नेक्स्ट 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 करना होगा, कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है इंस्टॉल करने में। तो ये तीन चीज़ें लाजमी इंस्टॉल करनी है, VS कोड, देन सेल्सफोर्स CLI, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसी फोल्डर में, और जावा JDK वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, ये तीनों चीज़ें इंस्टॉल 5-5 मिनट लेंगी, तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो गई, सही है, राइट। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। फिर VS कोड में आके फाइनली हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करनी है यहाँ पे, कि फाइल में जाके, फाइल्स, प्रेफरेंसेस एंड देन सेटिंग्स, कंट्रोल प्लस कॉमा से भी डायरेक्ट खुल जाएगा, कंट्रोल कॉमा। तो इस तरीके से सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, राइट। और यहाँ पे अगर आप शुरू में सर्च करेंगे सेल्स फोर्स, तो आपके पास अभी तो कुछ भी नहीं आएगा। तो उसके लिए ये सारी आ रही हैं एक्सटेंशंस। तो सेटिंग से पहले एक स्टेप, एक्सटेंशंस में जाके सर्च करना है सेल्स फोर्स। ये वाला जो आइकन होता है, ये होता है एक्सटेंशंस का, ओके। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सेल्स फोर्स, सही है। आपके पास बहुत सारे एक्सटेंशंस आएंगी सेल्स फोर्स से रिलेटेड, आपको ये वाली इंस्टॉल करनी है, सेल्स फोर्स एक्सटेंशन पैक। मेरे पास इंस्टॉल्ड है तो इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना आपके पास ऐसे बटन आ रहा होगा यहाँ पे। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, नथिंग एल्स। आप इस पर क्लिक करें और आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। इस एक्सटेंशन के अंदर ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, एक एपेक्स है, फिर एपेक्स एंट्री, ये सारी चीज़ें ना इसके अंदर है। ये सारी चीज़ें, एक्सटेंशंस आपके VS कोड में इंस्टॉल हो जाएंगी। तो ये थी हमारी चौथी चीज़। सबसे पहले VS कोड, देन सेल्सफोर्स CLI, देन जावा JDK, वो तो इंस्टॉल करें, और देन इनसाइड ऑफ VS कोड हमने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली, सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक, ये नाम है, सही। इसमें इसमें और भी है एक सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक एक्सपेंशन, एक्सपेंडेड सॉरी,
उसमें कुछ भी नहीं है, दो कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा हैं या तीन चार कंपोनेंट्स, ज़रूरत नहीं है उनकी, सही है। वो ESLint एंड प्रिटियर जो हमने शायद पहले ही कर लिए थे, करना चाहें तो ये वाली भी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। लेकिन मेन ये है सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक। अच्छा, जैसे ही एक्सटेंशन हो जाएगी आपकी इंस्टॉल, शायद 2-4 मिनट लगें, शायद यू हैव टू रीस्टार्ट द VS कोड ऑल्सो, क्लोज इट। उसके बाद फिर आप वापस आ सकते हैं फाइल्स, प्रेफरेंसेस, सेटिंग्स। शॉर्ट कोड है, कमांड कॉमा होता है इन मैक आई गेस, और कंट्रोल प्लस कॉमा इन विंडोज। यहाँ पे जब आप सेल्सफोर्स लिखेंगे अब, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करके इस जगह पे सेल्सफोर्स DX VS कोड एपेक्स जावा होम, यहाँ पे ये आपके पास एम्प्टी हो गया अभी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमने जावा भी इंस्टॉल किया है ना हमारे सिस्टम में, अभी जो मैंने बताया था कि जावा JDK हमें इंस्टॉल करना है, जो आप इजीली कर लेंगे कुछ स्टेप्स, उसका पाथ देना है यहाँ पे, सही है। तो उसका पाथ कैसे हमें फाइंड आउट होगा, कि आप अपने माई कंप्यूटर में जाएं, मीन्स दिस इज माई PC, सी जहाँ पे आपकी विंडोज़ होती हैं, जिस भी आपकी ड्राइव में है CDE, वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स होंगे, राइट। सो विंडोज़ प्रोग्राम फाइल्स, एंड देन हेयर इट इज़ जावा। जावा पे क्लिक किया तो ये मेरा JDK है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो वो आपका यहाँ पे आपको दिखेगा। इसमें डबल क्लिक करें, ये है अब इसका पाथ, तो यहाँ से इजीली कॉपी हो जाएगा। मैं क्लिक करूंगा, ये आ गया मेरे पास पाथ। ये पाथ मुझे यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट करना है VS कोड के अंदर, इस जगह पे, यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग बता रहे हैं सेल्सफोर्स एक्सटेंशन जो है ना, ये सेल्सफोर्स की VS कोड की, इसके लिए ये जावा JDK नेसेसरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये एक्सटेंशन इसकी वजह से सही काम करती है, वरना इश्यूज होते हैं। तो ये पाथ आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो ये सारे स्टेप्स से आपके VS कोड कॉन्फ़िगरेशन के। अब आपके पास VS कोड भी है, सेल्सफोर्स CLI भी है जो आपने इंस्टॉल कर लिया, और जावा JDK भी इंस्टॉल कर लिया, और जावा JDK का पाथ भी सेट कर लिया, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है सब, और ये लिंक्स भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से इजीली सब कुछ इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर लिएगा। फाइनली एक्सटेंशन पैक भी हो गई, जावा भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, या इवन इफ यू से कंट्रोल P और ग्रेटर देन का साइन, ये ग्रेटर देन का साइन नेसेसरी है। सही है, ग्रेटर देन का साइन होगा तो आपकी सारी एक्सटेंशंस जो है वो काम करेंगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप टाइम VS कोड ओपन करते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है, सारी एक्सटेंशंस फौरन से काम नहीं करती, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लेगा। कंट्रोल शिफ्ट P, और हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है सेल्सफोर्स से जिसको रिलेट करेंगे हम, राइट। VS कोड के अंदर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो सेल्सफोर्स से कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज SFDX क्रिएट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट। एक और भी आ रहा होगा SFDX क्रिएट प्रोजेक्ट, सिर्फ ये नहीं, विद मैनिफेस्ट, फर्स्ट वन। तो इस पे क्लिक करें। अब देखें एक्टिवेटिंग एक्सटेंशन आ गया। तो ये कह रहा था मैं कि सेल्सफोर्स की एक्सटेंशंस ना कभी कभी थोड़ा टाइम लेती हैं, तो आपको शायद ये शायद फौरन ना आए, मैं स्केप क्लिक, तो आपको शायद फिर से ये करना पड़े, क्रिएट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट 2 या 3 बार, जब तक आपकी एक्सटेंशन एक्टिवेट नहीं हो जाती, डिपेंडिंग ऑन योर PC। तो इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये एक्टिवेट होने में टाइम लेती हैं एक्सटेंशंस। उसके बाद फिर आपको सिंपली स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट करना है, तो आप जस्ट यू कैन प्रेस एंटर, और प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी, तो मैं कहता हूँ माई डेव ऑर्ग, ये फोल्डर का नाम होगा सिंपली आपके कंप्यूटर लोकल मशीन पे जहाँ पे भी आपको सेव करना है, एंड देन यू विल प्रेस एंटर। अब ये पूछेगा ऑब्वियसली आपसे कि कहाँ पे आपको ये फोल्डर बनाना है, तो फॉर टाइम बीइंग मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड क्रिएट प्रोजेक्ट। अच्छा, इस वाले सेक्शंस को आप बंद कर दें। ये है आपका माई डेव ऑर्ग, इसने ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स बना दिए, राइट। अगर हम फोर्स ऐप पे क्लिक करें तो देखें और क्लासेस LWC, तो ये पहले से ही बता रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ये कनेक्ट नहीं है, तो इसको नहीं पता किस ऑर्ग से लेकर आए, सही है। तो ये था फर्स्ट स्टेप आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, कि VS कोड में आपने एक
बनाया, और अभी बैकग्राउंड पे ना एक्सटेंशंस एक्टिवेट हो रही हैं। तो देखें अब ये चीज़ आ गई, नो डिफॉल्ट वर्क्स एक्टिवेटिंग एक्सटेंशंस। तो ये चीज़ें टाइम लेती हैं थोड़ा, 1-2 मिनट। अगर ये आपके पास नहीं आ रहा, इस टाइप का एरर मैसेज नहीं आता, तो आप क्या करें कि एक एक करके फाइल्स ओपन कर लें। ये ना एक्सटेंशंस को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। तो एक एक करके फाइल ओपन करें तो आपकी जितनी भी एक्सटेंशंस हैं वो सब एक्टिवेट होने लग जाएंगी। तो इस तरीके से फाइनली जब आपको ये दिख जाए नो डिफॉल्ट और सेट, या यहाँ एरर आ जाए और इस टाइप का, तो इट मीन्स आपकी एक्सटेंशन सेल्सफोर्स की एक्टिवेट हो गई है। जब भी आप VS कोड न्यू ओपन करेंगे ना, तो हमेशा ये टाइम लेता है थोड़ी सी, तो इस पे याद रखिएगा। तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है अगेन कंट्रोल शिफ्ट पी। ये ओपन हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट पी से, कमांड पैलेट। और ग्रेटर देन का साइन अगर आप हटा दें तो आपको नहीं दिखेंगी वो एक्सटेंशन की चीजें। ग्रेटर देन का साइन इज नेसेसरी एंड नाउ टाइप डाउन SFDX। अब देखें पहले आपके पास सिर्फ 3-4 ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के बाद जब और सारी चीजें सेट हो गई, एक्सटेंशन भी एक्टिवेट हो गई, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे SFDX पे। अगर नहीं आ रहे तो फिर थोड़ा इशू है, आप शायद रीलोड कर लें, 2-3 बार ट्राई करें। और अगर ये नहीं आ रहे फिर भी, तो आप सिर्फ ये पहला वाला ही फिर से क्लिक करें, तो ये यहाँ पे एक्टिवेट करना शुरू कर देगा एक्सटेंशन। बनाइएगा नहीं फिर से, एक बार बन चुका है, लेकिन जस्ट टू एक्टिवेट एक्सटेंशंस। ये इश्यूज आते हैं इसलिए मैं ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक इश्यूज होते हैं हमारे पास जो है ना, वो ऑप्शंस ही नहीं आ रहे SFDX के। तो आप फिर से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लें, आपकी एक्सटेंशन एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्रिएट प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है ऑथराइज करना। मीन्स आप अपने सेल्स फोर्स को इस फोल्डर से जो आपके यहाँ पे है, इससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो कनेक्शन के लिए आप यूज करते हैं SFDX ऑथराइज। अच्छा, ऑथराइज में भी 3-4 ऑप्शन है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिए, लेकिन हमें करना है ऑथराइज एन ऑर्ग, फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल वन। सही है। अब ये पूछेगा आपसे कि आपको कौन सा एनवायरनमेंट करना है, क्या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट या सैंडबॉक्स या कोई URL देना है। तो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। हमेशा याद रखिएगा डेवलपर ऑर्ग जिसमें हम काम करते हैं, जो फ्री होती है सीखने की, वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है। सही है, प्रोडक्शन। तो हमेशा डेवलपर ऑर्ग के लिए हम प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो सेकंड सेलेक्ट एंड प्रेस एंटर। अब यहाँ पे आप कुछ भी एलियस नेम दे दें, या फिर नहीं भी देना तो जस्ट प्रेस एंटर, नो इशू, कोई ज़रूरत नहीं है नाम देने की एज सच। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपको ले जाएगा उस URL पे, login.salesforce जो आपने सेलेक्ट किया। अगर आपने सैंडबॉक्स सेलेक्ट किया होगा तो ये ले जाएगा टेस्ट डॉट। अगर आपने लॉगिन डॉट सेलेक्ट किया तो आपको ये प्रोडक्शन सेलेक्ट किया तो लॉगिन डॉट पे ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास सेव नहीं है, तो मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ ये सेम। सही है। तो और फिर यहाँ से आप अपनी डेव वर्क जो भी है उसके पासवर्ड वगैरह नॉर्मली डाल के, ये मैंने सेलेक्ट की। आई वॉज ऑलरेडी लॉग्ड इन, इस वजह से इसने नहीं पूछा पासवर्ड वगैरह। अच्छा, फिर क्या होगा कि आप वापस VS कोड में जाएंगे तो ऑथराइजेशन मेरे पास तो फेल हो गई। ये जो भी ऑथराइजेशन का हमारे पास एरर आ रहा है ना, प्रोडक्शन ऑथराइज, तो ये अभी एक नोन इश्यूज में से एक है, राइट। मैं अभी जैसे ऑथराइज कर लेता हूँ और तो ये डायरेक्टली लॉगिन हो गया, इट मीन्स इसको ऑथराइज कर लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है ऑथराइजेशन फेल। तो ये अभी एक इशू है, ड्यू टू मल्टीपल रीजन। इशूज ना आते रहते हैं सेल्सफोर्स में, ये बहुत कॉमन है। कभी जावा के वर्जन का इशू है, कभी सेल्सफोर्स CLI के वर्जन का इशू है। तो ये मिसमैच हो रहे होते हैं, सेल्सफोर्स CLI का वर्जन मिसमैच हो रहा है जावा से या VS कोड का। मैंने एक बार VS कोड अपडेट किया था तो ये इशू फिक्स हो गया था। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये ऑथराइज यहाँ आपको फेल दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऑथराइज हो गया है, क्योंकि हमारे पास रिट्रीवल का ऑप्शन आ रहा है, वरना ये नहीं आता अगर ऑथराइज होगा। और ये रिट्रीव सक्सेसफुल भी होगा, सिर्फ ऑथराइज में एरर आ रहा था। देखिए सक्सेसफुल मतलब मैं कुछ डाटा रिट्रीव करना चाह रहा हूँ मेरे सेल्सफोर्स के अंदर से, तो वो सक्सेसफुली रिट्रीव कर रहा है। और फॉर कंफर्मेशन देखें, अभी एपेक्स क्लासेस नहीं है यहाँ पे, राइट, एक भी नहीं है। मैं क्लिक करूँ तो क्विकली एक एपेक्स क्लास बनाते हैं, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि भाई भले उसने हमें ऑथराइजेशन का एरर दिखाया,
जो कि नोन इश्यूज में से एक है, लेकिन वो एक्चुअली में ऑथराइज हो गया। अच्छा, ये वाली क्लासेस क्यों नहीं आ रही? वो सब इंस्टॉल्ड पैकेज की क्लासेस है। तो एक जल्दी से एक क्लास लिख लेते हैं, पब्लिक क्लास टेस्ट एबीसी, एंड कर दिया, ये मैंने कर दी सेव। तो मेरे पास एक क्लास बन गई टेस्ट एबीसी के नाम से। अब मैं वीएस कोड में जाता हूँ, कहीं क्लासेस है, राइट, अभी कुछ भी नहीं है, और मैं यहाँ पे रिट्रीव भी कर रहा हूँ क्लासेस, ये रही। मैं राइट क्लिक करूँगा, रिट्रीव। रिट्रीव मीन्स जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब रिट्रीव करके ले आओ सेल्सफोर्स से मेरे वीएस कोड के अंदर। तो अब यहाँ पे वो क्लास आ जाएगी। तो इट मीन्स दिखाने का मकसद ये था कि ऑथराइजेशन का भले हमारे पास एरर आ रहा था, लेकिन वो हो गया था ऑथराइज। वो सिर्फ वर्जन की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। देखिए टेस्ट एबीसी क्लास आ गई, मैं क्लास ओपन करता हूँ, ये रही मेरी क्लास, राइट, जो भी हुआ। तो ये कंफर्मेशन है कि भले हमारे पास ऑथराइजेशन का एरर दिखा रहा है वो, लेकिन एक्चुअली में ऑथराइज हो चुका है। तो इट मीन्स ये हमारा इशू नहीं है अभी, CLI के वर्जन का या इसके एक्सटेंशन के वर्जन का VS कोड की इशू है, जो कि ऑटोमेटिकली विद न्यू रिलीज रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए से टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे आते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो ये ऑथराइज हो गई है हमारे पास। स्ट्रक्चर में हमारे पास है एप्लीकेशंस हैं, ऑरा है, क्लासेस हैं, और LWCs हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मींस आप यहाँ पे क्रिएट करके डिप्लॉय करेंगे, वो आपकी ऑर्ग पे रिफ्लेक्ट करेगा। जो आपकी मेन ऑर्ग है ना, वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। LWC जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम लोग करेंगे राइट क्लिक एंड क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। सही। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप SFDX लिख के यहाँ से भी कर सकते हैं, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, SFDX क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ये रहा, मीन्स एक्सटेंशन है, यहाँ से कर लें, या फिर राइट क्लिक यहाँ पे LWC पे करके यहाँ से कर लें, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल। सही है। फिर ये आपसे पूछता है LWC का नाम बताओ मुझे, किस नाम से आप कंपोनेंट अपना पहला बनाना चाह रहे हो। तो मैं लिखता हूँ माय फर्स्ट कंपोनेंट। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखनी है, LWC बनाते हुए हमेशा कैमल केस यूज करें। मीन फर्स्ट लेटर तो स्मॉल होना ही होना है, लाजमी। फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल रखना है, चाहे कोई भी LWC बना रहे हो किसी भी नेम का, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। सही। माय फर्स्ट कंपोनेंट, तो फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है LWC की। प्रेस एंटर। फिर ये पूछेगा कहाँ पे बनाना है, तो आप लोग सिंपली इस पे कुछ भी नहीं करना, समझ लें 2 बार एंटर करना है। एक बार एंटर कर दिया, दूसरी बार भी एंटर। तो ये इसने क्या किया कि LWC के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना दिया, अभी देखें, माय फर्स्ट कंपोनेंट के नाम से, राइट। और यहाँ पे अभी गया LWC क्रिएट सक्सेसफुली। और माय फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर, फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स आ गई। 3 फाइल्स हैं और एक फोल्डर है टेस्ट का, जिसकी भी जरूरत नहीं है सच। तो 3 फाइल्स में से 2 फाइल्स तो वो हैं जो हमने पहले ही देखी हुई हैं। एक HTML की फाइल है सिंपल, जो हम HTML लिखते हैं, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ये दोनों फाइल इसने हमें बना के दे दी, एक HTML और एक जावास्क्रिप्ट। सही है। तो ये 2 फाइल इसने बना दी, और तीसरी फाइल जो है वो XML की फाइल है, जिसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे ओके ये कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे यूज करना है, कहाँ कहाँ पे यूज नहीं करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। कहाँ हमें अलाउ करना है, और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन, ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन XML फाइल में होती है, जो हम लोग वन टाइम करते हैं, वन टाइम। लेकिन सारी जो कोडिंग होगी हमारी वो HTML फाइल में होगी ऑब्वियसली, और जावास्क्रिप्ट की फाइल में होगी। सही। तो नॉर्मली HTML फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल तो आप डायरेक्टली ऐसे मिलती है आपको जब आप खुद बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले से एक दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो इम्पोर्ट लाइटनिंग और एक क्लास, इस तरीके से। तो ये अभी देख लेते हैं कि इसका क्या काम होगा। HTML में जाते हैं अगर, तो HTML नॉर्मली आपने देखा होगा कि इस तरह से होती है वो तो, राइट। डॉक टाइप, HTML हेड, ये हमने नॉर्मल HTML में देखा हुआ है, करेक्ट। ये सब तो हमने नॉर्मल HTML में देखा हुआ है, लेकिन आपको याद होगा जब हम लोग HTML थोड़ी बहुत पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा सेल्सफोर्स, हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली वो बना के देगा एक टेम्पलेट ऐसे,
जब भी आप पहला कंपोनेंट या कभी भी कंपोनेंट बनाएंगे तो आपके पास ऐसे टेम्पलेट, अब आपकी सारी HTML ना यहाँ आएगी इन दो टेम्पलेट्स के अंदर। स्टार्टिंग ये है और एंडिंग ये है, इसके बीच में आप सब करेंगे डायरेक्टली। आपको कोई हेड का टैग नहीं चाहिए, कोई स्टाइल का टैग नहीं चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ना कोई बॉडी का टैग चाहिए, राइट। तो आप लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मीन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट डिव, और यहाँ पे आप, या आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं ओके H1 और हेडिंग माय फर्स्ट कंपोनेंट लाइक दिस। थोड़ी बहुत जो चेंजेस होंगी वो हम लोग ऑब्वियसली देखते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली टेम्पलेट के अंदर ही सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक हेडिंग रख दी। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट फाइल की तरफ जाते हैं, उससे पहले XML में आ जाते हैं। तो ये तो सिंपल हो गया कि HTML हम लोग डायरेक्टली कोड करेंगे, सही है, बेसिक नॉलेज। और जावास्क्रिप्ट जो भी कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे करेंगे इसके अंदर ज़्यादातर। ऊपर हम लोग सारी चीज़ें सिर्फ इंपोर्ट करना होगा, कुछ और चीज़ हमें यूटिलाइज करनी है जो लेटर ऑन ऑब्वियसली सीख लेंगे, लेकिन होगा काम इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे मेनली जो उसने पहले से दो लाइन बना के दी हुई है हमें, उसके अंदर काम करेंगे हम यहाँ पे। इसके बाहर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सही। तो HTML फाइल होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि भाई हमने एक और चीज़ सीखी थी, CSS। अच्छा, इंटरनल CSS इसमें एज इट इज़ चलती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। आपको यूं करना है कलर रेड, तो ये क्या हुआ, इंटरनल। और इनलाइन CSS मैंने अप्लाई कर दी, इनलाइन। लेकिन आपको याद होगा नॉर्मल HTML में हम लोग हेड के टैग के अंदर भी स्टाइल लिखते थे, राइट। और यहाँ पे हम लोग अपनी CSS डिफाइन करते थे सारी, कि भाई H1 जो है उसको कलर करना है रेड, एक्सेट्रा। ये ना यहाँ नहीं चलेगा, इंटरनल CSS नहीं काम करती, सही है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है LWC में। या तो मैं इनलाइन CSS लिखूं ऐसे, इनलाइन मीन्स हर हर कंपोनेंट पे, हर डिव पे, सॉरी ये डिव हो गया, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर मुझे करना है ब्लू। तो ये तो इनलाइन CSS हो गई, राइट। हर बार हर टैग पे मुझे स्टाइल लगाना है। इंटरनल अलाउ नहीं है, लेकिन जो एक्सटर्नल फाइल वाली है वो किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हम लोग तो क्या करते थे, नॉर्मल HTML में हम एक फाइल बनाते थे और उसको यहाँ पे कनेक्ट करवाते थे स्टाइल के टैग में, राइट। लिंक रिले आई गेस, या रिलेशनशिप। अच्छा, ये सब अब नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, सेम फोल्डर के अंदर जो हमारा LWC का फोल्डर है, तीन फाइल्स पहले से हैं, हमें इसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल बनानी है। और सेम एग्जैक्ट सेम नेम होना चाहिए, my first component .css। तो हमने क्या किया कि हमें बने बनाए तो उसने तीन फाइल दी थी, XML जावास्क्रिप्ट HTML, लेकिन हमने एक न्यू फाइल खुद से बनाई उसी फोल्डर के अंदर, .css मतलब CSS फाइल। अब ये CSS फाइल इस कंपोनेंट से हो गई है कनेक्ट। और जब आप लेटर ऑन फाइनली जब हम इस कंपोनेंट को यहाँ पे बना लेंगे कुछ अच्छा सा, सही है, फिर हमें इसको करना होगा सेल फोर्स में डिप्लॉय। क्योंकि अभी हम लोग कर रहे हैं कोडिंग, लेकिन ये सेव कहीं नहीं हो रहा। मतलब मैं इसको Ctrl+S करके सेव करूं तो ये मेरी लोकल मशीन तक ही सेव है, ये सेल फोर्स में जाके चेंजेस नहीं हो रहे। ओके, तो मैं सेल फोर्स में इसके चेंजेस नहीं देख सकता जब तक मैं ये कंपोनेंट बार बार डिप्लॉय ना कर दूं। अच्छा, डिप्लॉय मीन्स ऐसा नहीं कि हमें चेंज सेट यूज़ करना है और किसी और इन्वायरमेंट में, क्योंकि हमारा ये VS कोड हमारी ऑर्ग से कनेक्ट हो चुका है, हमारी ऑर्ग से कनेक्ट हो चुका है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टेप ये करना होगा, जैसे मैंने एक कंपोनेंट बनाया, राइट। ये सिंपल एक कंपोनेंट बनाया मैंने, एक हेडिंग। अच्छा, इसकी CSS लिख देते हैं इसके CSS फाइल में यहाँ पे, कि H1 को कलर जो है वो रेड होना चाहिए, सही है। तो CSS फाइल में मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी, और HTML फाइल में मैंने एक H1 बना लिया, सिंपल। और अभी जावास्क्रिप्ट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं। तो ये हो गई मेरा कंपोनेंट। अब मुझे इसको डिप्लॉय करना है, तो मैं इस कंपोनेंट पे या यहीं पे ही या इस कंपोनेंट पे भी कोई इशू नहीं, राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन होगा ये रहा, SFDX डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो आपने चेंजेस किए हैं, जो भी आपने कुछ लिखा, वो सब आपकी सिर्फ लोकल मशीन के अंदर था,
मतलब ये फोल्डर बना हुआ है, हम HTML बना रहे हैं, हमारे सेलफोर्स में नहीं है कुछ भी, सब कुछ लोकल मशीन में है, मेरे लैपटॉप में है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने काम किया है ये सब मैं डिप्लॉय करूँ सेल्सफोर्स में। तो उसके लिए ये राइट क्लिक करके डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग ये ऑप्शन है। तो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा हमारे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी और वो सेल्स फोर्स में मेरे इस कंपोनेंट को डिप्लॉय कर देगा। राइट। शायद अभी ना हो क्योंकि ये वाली ऑर्ग जो है वो प्रॉपरली ऑथराइज नहीं थी मेरी डेवऑर्ग से, लेकिन यही सेम काम अगर मैं पुरानी डेवऑर्ग में करूं जो मेरी पहले से ऑथराइज्ड है, तो वो बिल्कुल इजीली उसको डिप्लॉय कर देगा। अच्छा देखें, मैंने नया नया फोल्डर खोला है, सही है, पुराना मेरा जो पहले से ऑथराइज था क्योंकि अभी कोई इशू आ रहे थे। तो अभी देखें एक्टिवेट नहीं हुई हुई एक्सटेंशन, तो आप लोग भी जब बार बार VS कोड ओपन करेंगे ना तो एक्टिवेट नहीं हुई हुई होंगे एक्सटेंशंस, तो आपको ना एक्टिवेशन के लिए थोड़ी बहुत ये फाइल्स ओपन कर लीजिएगा ताकि ये सब एक्टिवेशन वापस स्टार्ट हो जाए। सही। और फिर हम लोग जल्दी से सेम काम कर लेते हैं, राइट क्लिक क्रिएट LWC माय फर्स्ट कंपोनेंट, सेम। अच्छा यहाँ पे पहले से बना हुआ है तो इसको कर लेते हैं माय न्यू कंपोनेंट। सही है। तो ये आ गई HTML फाइल, वही जावास्क्रिप्ट फाइल, वही XML फाइल। HTML में लिख लेते हैं H1 माय न्यू कंपोनेंट, और सिमिलरली CSS फाइल क्रिएट कर लेते हैं ताकि अच्छा प्रैक्टिस हो गई, रिपीटेशन, माय न्यू कंपोनेंट डॉट CSS, एग्जैक्ट सेम नेम होना चाहिए। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ कि H1 का कलर जो है वो रेड होना चाहिए। राइट। अब हमारा क्या स्टेप था कि राइट क्लिक करके इसको करना है डिप्लॉय सोर्स टू ऑर्ग। तो ये क्या करेगा कि मेरी ऑर्ग में जो सेल्सफोर्स है वहां पे डिप्लॉय कर देगा। देखिए आ गया डिप्लॉय ऑर्ग सक्सेसफुली रैन, और ये वाला नया कंपोनेंट अब मेरे सेल्सफोर्स में आ गया। फॉर कंफर्मेशन मैं जाऊंगा सेटअप में कि भाई मेरे सेल्सफोर्स में वो कंपोनेंट बन गया है नहीं बना, और लाइटनिंग कंपोनेंट्स, लाइटनिंग कंपोनेंट्स। अच्छा, हमारे कंपोनेंट का नाम क्या था, माय न्यू कंपोनेंट, राइट। तो मैं M पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि मुझे मेरा कंपोनेंट दिख जाए, और वो नहीं दिखेगा क्योंकि इश्यूज इश्यूज। ओके। तो ये रहा मेरा कंपोनेंट माय न्यू कंपोनेंट, और देखिए बता रहा है ये LWC है और नहीं है, राइट। इफ आई क्लिक ऑन इट, और ये क्रिएटेड डेट भी बता रहा है बिल्कुल अभी की। ऑब्वियसली AM इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मेरे सेल्सफोर्स का एनवायरनमेंट का GMT टाइम जोन डिफरेंट है, लेकिन ये बता रहा है कि ये अभी अभी कंपोनेंट बना है, राइट, और LWC है। और देखिए मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर सकता, ये इशू है, मींस इशू नहीं है, सेल्सफोर्स अलाउ ही नहीं करता है LWC हमें बनाना। हम ऑरा कंपोनेंट बना सकते हैं डेवलपर कंसोल से, यहाँ से हम लोग क्लासेस बना सकते हैं, एपेक्स क्लासेस, हम लोग विजुअल फोर्स पेज बना सकते हैं, हम लोग सब चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन LWC बनाने के लिए हमें या तो कोई अलग से कोड बिल्डर एक्सटेंशन करनी पड़ती है या तो VS कोड। VS कोड इज बेस्ट, ऑब्वियसली सेल्सफोर्स आल्सो सेज कि आप VS कोड यूटिलाइज करें। तो यहाँ से आप न्यू पे करेंगे, देखिए एपेक्स क्लास बना लें, ट्रिगर, विजुअल फोर्स पेज सारी, लेकिन कहीं पे भी LWC नहीं दिखेगा। तो LWC के लिए लाजमी है कि हम लोग यहाँ पे जाएं VS कोड पे, राइट। अच्छा, ये कंपोनेंट तो कंफर्मेशन हो गई कि भाई आ गया। अब मुझे ये कंपोनेंट कहीं पे यूज करना है मेरी ऑर्ग में। फॉर एग्जांपल मुझे ये होम पेज पे लगाना है और देखना है कि मेरा कंपोनेंट लग कैसा रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है कि आप किसी भी पेज पे हो, चाहे होम पेज पे हो, चाहे आपको फॉर एग्जांपल आपको ये लगाना है अकाउंट के रिकॉर्ड पेज पे। सही है। तो ये अकाउंट है, और आपको अपना जो आपने नया कंपोनेंट बना रहे हैं वो आपको यहाँ कहीं लगाना है, जैसे हम फ्लो लगाते हैं कुछ भी। तो उसके लिए हमेशा आपको जाना पड़ेगा सेट गियर आइकन से एडिट पेज पे, जहाँ से आप अपना पेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा सेम नेम से माय, राइट। तो यहाँ पे भी कस्टम के लिए हमेशा थोड़ी सी देर लगती है, वो फैच करने में, डाटा फैच करने में लेट आते हैं कस्टम कंपोनेंट्स, लेकिन स्टैंडर्ड तो आपको पता ही होगा हैं पहले से। अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये सारी स्टैंडर्ड चीज़ें आ रही हैं जहाँ से हम पेज को पूरा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, अभी भी चाहे आप हम लोग हैं अकाउंट के रिकॉर्ड पेज पे, राइट, अकाउंट के, लेकिन यहाँ पे जब लोड हो भी जाएंगे तब भी मेरा कंपोनेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। मींस मैंने ये तो देख लिया, कंफर्मेशन हो गई भाई मेरे सेल्सफोर्स में तो है, लेकिन फिर भी ये मेरे पास यहाँ पे शो नहीं करेगा कि मैं इसको यूज कर लूँ। उसका रीजन ये है, उसका रीजन एक बहुत सिंपल है कि ये जो XML की फाइल है, यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि भाई ये कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे मैं अलाउ कर रहा हूँ यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहली चीज है इज एक्सपोज्ड, जो लिखा हुआ है फॉल्स, मतलब ये कहीं पे भी एक्सपोज्ड है ही नहीं, तो ये कंपोनेंट मींस कहीं पे आप यूज ही नहीं कर सकते। आप एक फॉर्म बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर्म बनाया, लेकिन वो हम लोग कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते जब तक मैं यहाँ पे इज एक्सपोज को आके ट्रू ना कर दूं, ट्रू। तो ये है फर्स्ट स्टेप कि आपका नाउ कंपोनेंट कम से कम एक्सपोज हो गया। सेकेंड स्टेप है कि अब आपको डिफाइन करने हैं टारगेट्स, कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगा, टारगेट्स। तो आप लोग यहाँ पे एक टैग बनाएंगे टारगेट्स का, उसके अंदर आप एक टैग बनाएंगे टारगेट का, मीन्स टारगेट विद एस, और उसके अंदर आएगा टारगेट का टैग। ये वन टाइम एक्टिविटी है, आपको बार बार नहीं करना, हर कंपोनेंट के लिए मीन्स वन टाइम है, फिर आप अपने कोड करते रहें जितना भी। और इन दोनों, मतलब इस टारगेट के बीच में आप डिफाइन करेंगे ये सारी चीजें, कि ये मेरा कंपोनेंट कहाँ पे मैं अलाउ कर रहा हूँ यूज करने के लिए। जैसे कि लाइटिंग हम लोग ऐप पेजेस बनाते हैं, वहां अलाउ करना है, मैं ये लिख दूंगा। फिर मैं कॉपी करके दूसरी जगह आता हूँ नेक्स्ट पे, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई ऐप पेज पे भी अलाउ करो, साथ साथ मुझे ये होम पेज पे भी अलाउ करो, मैं होम पेज पे कंपोनेंट लगा लूँ। तो एक और, अगर मैं कह रहा हूँ कि सही है होम पेज तो ओके, लेकिन मुझे ये रिकॉर्ड पेज पे, ये अकाउंट का रिकॉर्ड पेज है ना, अकाउंट, तो ये मुझे अकाउंट के रिकॉर्ड पेज पे भी वही यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट, रिमूव, रिकॉर्ड पेज। इस तरीके से हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि हमारा कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। अच्छा, अब आपको ये थोड़ी सी मतलब जाहिर है ये आपको लिखना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो इसके लिए जल्दी जल्दी करने के लिए एक एक्सटेंशन करनी होती है। हम एक्सटेंशन में जाएंगे जहाँ से अभी हमने सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक किया था ना शुरू में, बिल्कुल इन द बिगनिंग, वहीं पे ही हम लोग LWC लिखेंगे। तो आपके पास एक्सटेंशन आएगी सेल्सफोर्स LWC शॉर्ट कीज, मतलब ये लोग बना बना के डालते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन, ताकि हम जैसे डेवलपर्स के लिए चीज़ें आसान हो जाए। तो सेल्सफोर्स LWC शॉर्ट कीज बाय निसार अहमद आई गेस। तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, सिंपली क्लिक ऑन इट, इंस्टॉल। कोई मतलब कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल के बटन पे ऐसे क्लिक करना है आपको इस पे। उससे फायदा क्या होगा कि अब आपके पास ना शॉर्ट कीज आ जाएंगी। जैसे अभी मैं इतनी देर से लिख रहा था, पूरा टारगेट्स लिखा मैंने पहले, फिर मैंने लिखा टारगेट अंदर और उसको ओपन क्लोज भी किया। तो ये सारे स्टेप्स ना अब जल्दी हो जाएंगे, मैं सिर्फ लिखूंगा LWC, और ये ऑटोमेटिकली इसको पता है कि मैं XML फाइल में हूँ, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपको क्या बनाना है, मैसेज चैनल, क्विक एक्शन या टारगेट। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं टारगेट का कॉन्सेप्ट, तो मैं टारगेट पाऊंगा, प्रेस एंटर, और इसने मेरे लिए बना दिया, इसने सारे टारगेट्स बना दिए। और ये वाली चीज़ें कमेंट कर दी कि आपकी मर्जी है कि भाई अगर आपको टैब में यूज़ करना है इसको अनकमेंट कर लो, कंट्रोल/अनकमेंट। अगर आपको एक्शन में यूज़ करना है, यूटिलिटी बार में, फ्लो में यूज़ करना है, कंपोनेंट कम्युनिटीज़ पे यूज़ करना है, जो कि ज़ाहिर है आगे की चीज़ें हैं। तो हमारी अभी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ये कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल ये अकाउंट है तो अकाउंट के रिकॉर्ड पेज पे यूज़ करना है, तो हम लोग यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये रिकॉर्ड पेज पे चाहिए। सही। तो ये XML में मैंने रिकॉर्ड पेज इसको कर दिया और ये ट्रू भी कर दिया। अब क्या होगा कि मेरा ये कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद मुझे डिप्लॉय करना लाजमी है। हर जो भी आप चेंजेस करेंगे उसके बाद डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय।
ताकि आपकी ऑर्ग में भी रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ वो आपकी लोकल मशीन में चेंजेस हो रहे थे। अब ये आपका कंपोनेंट सक्सेसफुल। यहाँ पे जब आप एडिट पेज पे जाएंगे, कनेक्शन एरर, तो आपको यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट्स में वो नजर आएगा। अगर ये इशू ना आए तो माय न्यू, और अगर आप लोग याद रखिएगा इज एक्सपोज फॉल्स करना भूल गए, या तो आपने टारगेट सही डिफाइन नहीं किया कि भाई आप ऐप पेज पे ढूंढ रहे हैं लेकिन आपको मिल ही नहीं रहा क्योंकि आपने यहाँ पे टारगेट, तो वो आपको कभी भी यहाँ पे नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको यहाँ पे डिफाइन करें कि मुझे ये कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि अगर मुझे होम पेज पे भी यूटिलाइज करना है तो मैं होम पेज को अनकमेंट करूंगा और फिर डिप्लॉय करूंगा फिर से। तो ये क्या हुआ, अब मेरा कंपोनेंट दोनों जगह अवेलेबल है, रिकॉर्ड पेज पे भी यूज़ कर सकता हूँ और होम पेज पे भी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, ये आ रहे सारे कस्टम कंपोनेंट्स, राइट। ये मैंने कस्टम कंपोनेंट्स कुछ बनाए हुए हैं। मैनेज मतलब होते हैं कि जो हमारे पास किसी भी दूसरी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी हमने बनाई हुई है उसकी वजह से आ रहे हैं। तो ये रहा मेरा कंपोनेंट माय न्यू कंपोनेंट। सी, पहले ये अवेलेबल नहीं होता लेकिन अब ये अवेलेबल है क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया रिकॉर्ड पेज, और मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ इसको। तो माय न्यू कंपोनेंट मैंने ड्रैग यहाँ से किया और ड्रैग एंड ड्रॉप हेयर। सो ये आ गया मेरा कंपोनेंट। अभी हमें दिख नहीं रहा हो क्योंकि बैकग्राउंड कलर उसका नॉर्मल होता है, अभी ये रेड में दिखा रहा है, राइट। मैं इसको दो जगह कर लेता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप, कोई इशू नहीं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब कर लेते हैं सेव। ये मैंने होम पेज पे किया है, राइट। अच्छा, होम पेज पे करने का क्यों ऑप्शन दिखाया मैंने, क्योंकि रिकॉर्ड पेज पे भी आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ अलाउ किया था कि होम पेज पे भी आ जाना चाहिए। सो कंपोनेंट सेव, चेंजेस सेव्ड, नाउ आई कैन गो बैक। अच्छा, ये रहा मेरा कंपोनेंट, सही है, माय न्यू कंपोनेंट रेड। अब ये बाय डिफॉल्ट इसका बैकग्राउंड कलर ना हमारे कंपोनेंट का होता है ट्रांसपेरेंट, सही है। जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये दिख रहा है जो मैंने हेडिंग ली थी। अच्छा, एक चीज तो पहले ये है। दूसरी चीज आप नोट करें कि H1 सही से काम नहीं कर रहा है। H1 जो है वो मतलब हेडिंग नहीं बना रहा है इसको, राइट। तो वो हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड जो HTML के टैग्स होते हैं उनको कैसे हम मतलब div के थ्रू बना सकते हैं। वो हम लोग आएंगे जब बाद में नेक्स्ट क्लास में CSS स्टाइलिंग पे। CSS से नहीं करेंगे बेसिकली, वो हम लोग इसकी अपनी एक लाइब्रेरी है SLDS, उससे करेंगे। अच्छा, सिंपली अगर बैकग्राउंड मुझे करना है तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि मैं एक मेन div ले लूँ, राइट, और उसका बैकग्राउंड कलर कर दूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर वाइट, और सारी चीज़ें अब मेरी इस div के अंदर आएंगी, सही है। तो मेन हमारा कंपोनेंट हो गया बैकग्राउंड वाइट। तो ये तो एक बेसिक तरीका है जो कोई भी मतलब यूटिलाइज कर ले, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा ऑप्शन। अच्छा, ये मैंने डिप्लॉय हो गया, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, सही है सही है। तो अभी भी नहीं आ रहा वो। अच्छा, रीज़न ये नहीं है कि कोई इशू हो रहा है इंटरनेट में, वो होता ही है कि ये नोन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ना ज़्यादातर सेल्सफोर्स कैशे यूज़ करता है, सही है। तो कभी भी आप पेज लेआउट्स पे भी जब आप फील्ड्स आप हटाएंगे ना और लगाएंगे वापस, तो आपको फ़ौरन से रिफ्लेक्शन नहीं दिखती। तो आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट मतलब आप यहाँ जाते हैं और कैशे रिमूव करते हैं, बार बार रिफ्रेश करते हैं, लॉग इन लॉग आउट। इसका सिंपल हल ये है, हार्ड रिफ्रेश कर लें आप, वो सारे कैशे रिमूव कर देता है। वो कैसे होता है, जब भी आप LWC पे काम कर रहे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जब भी कुछ डिप्लॉय करें, आपको यहाँ चेंजेस देखनी है, आप इस पर क्लिक करें अपने आइकन पे, और अगर कॉम्फाई सेलेक्ट हुआ हुआ है तो कॉम्पैक्ट कर लें, कॉम्पैक्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है तो कॉम्फाई। तो ये इस तरीके से आप चेंज करते रहिएगा। मैं क्लिक करूंगा, ये पूछेगा रिफ्रेश। तो उससे क्या होता है कि सारा जो भी कैशे होता है ना सेल्सफोर्स का, वो सब रिमूव हो जाता है, और हमारे जो चेंजेस न्यू चेंजेस होते हैं वो सब दिखना शुरू हो जाता है। ये चीज़ एक बहुत आपको काम आएगी, नेसेसरी चीज़ है मैं कहूँगा, क्योंकि वरना आप ना 10 बार रिफ्रेश करते रहेंगे। अब देखिए 3 बार रिफ्रेश हो गया, इस वजह से वाइट बैकग्राउंड आ गया।
सही है। तो ये तो एक ऑप्शन होता है आपके पास, डिव का बैकग्राउंड कलर, राइट। और कैसे आपको रिफ्लेक्शन देखनी है कि आप आइकन पे क्लिक करेंगे, कॉम्पैक्ट पे क्लिक किया, ये पूछेगा रिफ्रेश पेज, आप रिफ्रेश नाउ कर दें। तो इससे क्या होगा, आपका हार्ड रिफ्रेश हो जाएगा, सारा कैशे रिमूव हो जाएंगे और लेटेस्ट जो आपकी चेंजेस हैं वो शो हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा जो सेल्सफोर्स की तरफ से हमें गिवन है, मैं ये डिव हटा देता हूँ। अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी, मतलब पहली चीज़ ही देख लेते हैं, LWC कार्ड। अच्छा, अब देखें ये भी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं आ रहा है, ये उस एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है, जो हमने एक्सटेंशन किया ना अभी LWC शॉर्ट कीज, ये उसकी वजह से आ रहा है। वरना यहाँ पे हमें पूरा ऐसे लिखना पड़ता है, लाइटनिंग कार्ड इस तरीके से। सही है। लेकिन वो एक्सटेंशन काम की है, इस वजह से आप सिर्फ लिखें LWC और वो आपको ऑप्शन दे देगा आप क्या बनाना चाह रहे हो। आपको बटन बनाना है तो ये पूरा बटन बना दिया उसने। आपको कार्ड बनाना है, ये चीज़ मैंने तो काफ़ी टाइम बाद जाके एक्सप्लोर की थी, लेकिन आप लोग के लिए अच्छा है शुरू में ही, क्विक डेवलपमेंट के लिए। तो हमें बनाना है LWC कार्ड। सही है। तो ये सेकंड ऑप्शन पे स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, इसने ये कोड बना दिया मेरे लिए। इसने ये कार्ड बना दिया। एक कार्ड में क्या होता है, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर इसका वाइट होता है, और 90% ऑफ टाइम आप लोग जो है ना एल लाइटिंग कार्ड बनाएंगे और उसके अंदर ही सारा काम करेंगे। तो समझे, बस बैकग्राउंड वाइट के लिए आपने एक चीज़ यूज़ कर ली। और इसने अपनी मर्जी से ये चीज़ें बना दी कि आप यहाँ फुटर ले लें, यहाँ पे आप ये बॉडी ले लें और ये बटन आइकन एक्सेट्रा। लेकिन आप मोस्टली आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप ये सब रिमूव कर दें, सिंपल। सही है। तो लाइटनिंग कार्ड हम यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, इसकी अच्छी बात ये होती है लाइटनिंग कार्ड में कि आपको, जैसे कि आप किसी रिकॉर्ड पे जाएं अगर, तो वहाँ पे आपको दिख रहे होते हैं रिकॉर्ड पे ना कि अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है, उसकी हेडिंग आ रही होती है, उसका आइकन भी आ रहा होता है। सही है। तो वो चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देते हैं। टाइटल में मतलब एक आपके कंपोनेंट की हेडिंग आ गई, मैं लिख लेता हूँ माय फर्स्ट कंपोनेंट। तो ये मेरा लाइटनिंग कार्ड के एट्रीब्यूट इसने पहले से डिफाइन है। और आइकन नेम में स्टैंडर्ड अकाउंट लिखा हुआ है कॉलन के साथ। अच्छा, ये कैसे आपको पता चलेगा भाई मैं क्या लिखूं, कौन सा लिखूं? स्टैंडर्ड मीन्स होता है सारी स्टैंडर्ड चीजें, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, सारे ऑब्जेक्ट के नाम आप लिख सकते हैं। सही है। तो अगर मैं यहाँ कॉन्टैक्ट लिखता हूँ सब स्मॉल में, तो ये ऑटोमेटिकली एक आइकन बना देगा जो कि कॉन्टैक्ट का आइकन होता है। जो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट्स, ये है कॉन्टैक्ट का आइकन, राइट। किसी भी आप रिकॉर्ड को ओपन करें तो उसके साथ ये कॉन्टैक्ट का आइकन आ रहा होता है। वो आइकन ये बना देगा ऑटोमेटिकली, ये वाला आइकन। और यहाँ पे अगर आपको अकाउंट का वो चाहिए, तो अब आप पूछेंगे अगर कि भाई ये सारे मुझे कहाँ से मिलेंगे आइकन के नाम स्टैंडर्ड, तो आप सिंपली लिखें SLDS आइकन, SLDS आइकन। इस वेबसाइट पे आइकन्स लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम स्लैश आइकन, सारे आइकन्स आपको मिल जाएंगे। ये रहे। आपको कोई सा भी आइकन बनाना है, सिंपली यहाँ पे जाएं और यहाँ से सर्च कर लें। यहाँ पे डिफरेंट तरीके के हैं, यूटिलिटी आइकन्स हैं, डॉक टाइप आइकन्स हैं, फाइल्स के लिए यूज होते हैं, स्टैंडर्ड कस्टम आइकन है, और एक्शंस हैं। यहाँ सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने सर्च किया कैंसिल, तो ये मुझे बता रहा है भाई कैंसिल के नाम से मतलब ये है कि आप ये चाह रहे हैं। अबोर्ट, और मे बी है टिक, तो ये बता रहा है। और मैं लिखता हूँ अकाउंट, तो ये इसने ऑप्शन दे दिया है कौन सा आइकन आपको यूज़ करना है। और ये भी बता रहा है ये यूटिलिटी है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्शन है। तो ये क्यों बता रहा है, ताकि यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकें। अगर आपका एक्शन आइकन है, फॉर एग्जांपल ये वाला है, राइट, न्यू अकाउंट, तो ये कौन से में आ रहा है, एक्शन आइकन, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्शन, और यहाँ पे लिखेंगे कॉलन के बाद उसका जो भी नाम है, न्यू अकाउंट, ऐसे। अगर यही चीज़ आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड में करनी है, स्टैंडर्ड अकाउंट इन्फो, तो आप यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड, और यहाँ पे कॉलन के बाद नाम देंगे अकाउंट इन्फो। इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं आइकन नेम्स। और अब इसके अंदर लिख लेते हैं दिस इज माय कंपोनेंट, दिस इज बॉडी, वट एवर, और कर देते हैं इसको डिप्लॉय। तो आपने सिर्फ आइकन नेम डिफाइन किया, ये चीज़ें बड़ा हेल्प हेल्प आउट करती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से काफ़ी सारी ये चीज़ें बना के दे दी हैं हमें। तो अब हमें पूरा ये आइकन खुद से नहीं बनाना, अब हमें सिर्फ नाम बताना है, ऑटोमेटिकली वो आइकन खुद बना देगा।
अब मैं करता हूँ इस वाले होम पेज को रिफ्रेश। कॉम्पैक्ट पे है तो मैं कॉम्फाई पे जा रहा हूँ। सही है, ये देखें। अब हेडिंग भी बन गई, माय फर्स्ट कंपोनेंट, आइकन का नाम भी आ गया, और जो भी है वो, और ऑटोमेटिकली देखें पैडिंग भी आ गई। हेडिंग में पैडिंग, टॉप लेफ्ट, सारी चीज़ें प्रॉपरली। तो ये बना बनाया इनके काफ़ी सारे टैग्स होंगे जो हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे एक बेसिक चीज़ें हैं जो बिल्कुल एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक नॉर्मल इनपुट ऐसा होता है, राइट, हम जो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे LWC इनपुट, मीन्स लाइटनिंग इनपुट, इस तरीके से। वो तो शॉर्ट कीज से हो गया। और वही चीज़ें यहाँ पे आएंगी सिंपल। अगर आपको नंबर में चाहिए नंबर ले लें, आपको रेंज में चाहिए रेंज ले लें, डेट चाहिए एक्सेट्रा, टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। वेरिएंट आप ऐसे एज इट इज़ छोड़ दें। नेम आपके ऊपर है, मैं बोलता हूँ भाई ये फर्स्ट नेम के लिए यूटिलाइज होगा। लेबल, आपको अलग से लेबल बनाते थे वहाँ पे, याद होगा, हम लोग लेबल का टैग यूज़ करते हैं। लेबल का टैग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, पूरे HTML। लेकिन इन्होंने क्या किया, LWC सेल्सफोर्स ने, कि काफ़ी सारी चीज़ें इस इस टैग के अंदर ही दे दी। यहीं से मैं लेबल चेंज कर दूं, फर्स्ट नेम। प्लेस होल्डर तो ऑब्वियसली नॉर्मल इनपुट में होता है, तो वो ऐड कर सकते हैं, प्लीज एंटर फर्स्ट नेम। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, और एज इट इज़ अगर मुझे प्री डिफाइंड वैल्यू डालनी है कि भाई पहले से इसमें कोई एक वैल्यू हो, तो वैल्यू की प्रॉपर्टी डिफॉल्ट वैल्यू वट एवर, मतलब मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि पहले से लिखी हुआ है अंदर। रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट भी लग जाएगा, सिंपली रिक्वायर्ड। सारी चीज़ें वैसी ही चलेंगी, बस हम लोग नॉर्मल इनपुट की जगह लाइटनिंग इनपुट यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इसको करता हूँ डिप्लॉय। कुछ भी चेंज होगा मैं यहाँ से करूँगा डिप्लॉय, उसके बाद मैं जाऊँगा अपनी ऑर्ग पे और जाके करूँगा रिफ्रेश। अच्छा, एक और चीज़ है, कभी कभी ये डिप्लॉयमेंट जैसे अभी तो चल गई, लेकिन कभी कभी नहीं होगा, बहुत लंबा टाइम ले लेगी। तो आप इतना ज़्यादा वेट मत करिएगा, उसको करिएगा कैंसिल और फिर से डिप्लॉय कर दिएगा, राइट। तो वो काम हो जाता है, क्योंकि ये नोन चीज़ें हैं कि वो डिप्लॉयमेंट के लिए हुए जा रहा है, वो ट्राई किए जा रहा है। तो आप कैंसिल करें और फिर से डिप्लॉय कर दें। हैं ये सारी बेसिक चीज़ें, लेकिन इसमें ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है कि आप वेट कर रहे हैं कब से कि भाई डिप्लॉय होगा होगा, इश्यूज तो नहीं आ रहे। आप उसको कैंसिल करके फिर से डिप्लॉय कर दें। सही है, देखें तो नॉर्मल कंपोनेंट बन गया, रिक्वायर्ड भी हो गया, और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर सेट आई हुई भी आ रही है, प्लीज़ कंप्लीट दिस फील्ड, एरर वगैरह। और अच्छी बात यह कि नॉर्मल HTML में आपने देखा होगा कि स्टाइलिंग नहीं हुई हुई होती, बड़ा अजीब सा इनपुट आ रहा होता है। LWC में बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर स्टाइलिंग हुई हुई है कि उसके बॉर्डर्स भी मतलब थोड़े से राउंडेड हैं। स्टैंडर्ड जो सेल्सफोर्स है ना, ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स की CSS इस पे अप्लाइड है। इसके अलावा भी अगर आप अपनी CSS अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे ये इनपुट करके आप ऑप्शन डिफाइन कर सकते हैं, या उसके नेम से कर दें, या उसको कोई एक क्लास दे दिया आपने, क्लास नेम, इनपुट क्लास। और मैं इसको कर दूं भाई बैकग्राउंड कलर इसका कर दो ब्लू, और इसका जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रीन, ऐसे ही जस्ट टू शो। और मैं ये क्लास इस इनपुट को दे दूं, इनपुट क्लास, सिंपली एज इट इज़ जैसा नॉर्मल HTML CSS में होता है कि आप क्लास में मीन्स CSS डिफाइन करते हैं और वो अप्लाई हो जाती है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी होंगी, बस हम लोग चीज़ इसी तरीके से। अगर बटन है, अब हम लोग ये बेसिक आज एक्सप्लोर कर रहे हैं, बस 5 मिनट और रह गए मेरे ख्याल में। बटन हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि लाइटनिंग बटन होगा। तो LWC बटन। अब इसमें ख़ास बात क्या है लाइटनिंग बटन में, कि आपको CSS नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली CSS इस पर बहुत सारी अप्लाइड होगी। आप अगर यहाँ लिखें LWC बटन सर्च पे, और इसके फर्स्ट वाले पे चले आएँ, सही है। और ये आ गई इसकी एग्जांपल्स, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी कंपोनेंट लाइब्रेरी में। ओके, तो देखें यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हमारे पास बटन अवेलेबल हैं इस तरीके के। अगर आप बेस रखेंगे, यहाँ पे वेरिएंट बेस रखेंगे, तो इस तरीके का बटन बनेगा, लिंक टाइप का। अगर आप इसको न्यूट्रल लिखेंगे तो ऐसा बटन होगा, ब्रांड लिखेंगे तो ऐसा बटन आएगा, ब्रांड आउटलाइन, डिस्ट्रक्टिव, ये सारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ये रहे ऑप्शन। तो आप बस यहाँ से कॉपी करें, वहाँ पेस्ट कर लें। तो ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा काम की है, जो आपका बहुत टाइम बचाएगी। और अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें मतलब देखनी है कि भाई अच्छा इसमें मैं ये चीज़ कैसे ऐड करूँ, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलें। यहाँ पे और ज़्यादा
मतलब डिफाइन करेंगी चीज़ें, और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि अच्छा ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। आपको इसकी CSS डिफाइन करनी है, वो हम लोग आगे जाके करेंगे कि ये क्या होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेल्सफोर्स के जो स्टैंडर्ड इनपुट्स है ना, लाइटनिंग इनपुट, लाइटनिंग बटन, इनमें डायरेक्टली CSS अप्लाई नहीं हो पा रही होती। कभी कभी जैसे आइकन भी हम बनाएंगे ना कोई, ये जो आइकन आ रहा है इसकी हमें कलरिंग चेंज करनी है, तो वो नॉर्मली मैं जाके CSS से, ऐसे नॉर्मल CSS में नहीं होगा कि मैं क्लास असाइन कर दूं। उसके लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का लिखना होगा, SLDS इस, वो भी एक्सप्लोर कर लेंगे लेटर ऑन के सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड चीज़ों पे कैसे हम CSS अप्लाई करें, क्योंकि रिक्वायरमेंट आ जाती है कभी कभी। बहरहाल, तो ये था माय फर्स्ट कंपोनेंट, और स्टार्टिंग में कैसे VS कोड को कनेक्ट करना है, सारी चीज़ें थी। और HTML आप जो भी यहाँ पे लिखें, जैसी आपको लिखनी है, आप divs बनाएं, आप H1 बनाएं। H1 काम नहीं कर रहा था, हमने देखा था, तो उसके लिए भी एक क्विकली एक चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे। उसके लिए सिर्फ ओवरव्यू, बाद में तो ऑब्वियसली यूटिलाइज करते रहेंगे। SLDS यूज़ करेंगे, लाइटिंग डिज़ाइन सिस्टम, जिसके हम आइकन्स पे गए थे, वही, राइट। सो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेडिंग, तो ये चलना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। बहरहाल, तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे कि मैं सारी चीज़ें डिव पे कर सकता हूँ। इसको हेडिंग बनाना है, मैं लिखूंगा क्लास, और ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, SLDS टेक्स्ट। सी, ये मुझे सारे ऑप्शन दे रहा है, टेक्स्ट, हेडिंग, लार्ज, मीडियम या स्मॉल। लार्ज करना है तो सबसे बड़ी हेडिंग बन जाएगी लार्ज, सही है। और इसको चेंज कर लेते हैं मीडियम और स्मॉल भी, मीडियम एंड स्मॉल। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से 3 डिव्स। तो हमारी ये क्लासेस हमने देखे CSS में बनाई नहीं है यहाँ पे, सही है। ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, और ये आपको याद नहीं करनी है, या खुद ब खुद एक्सपीरियंस के साथ काम करते करते आपको आ जाएंगी। क्योंकि आप लोग जब यहाँ पे जाके सर्च करेंगे ना कि भाई हेडिंग इन SLDS, तो आपके पास ये टेक्स्ट आ गया, आपने ये ओपन किया, सब कुछ यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगा। ये आपको बता रहा है टेक्स्ट बॉडी रेगुलर इस तरह दिखेगा, स्मॉल करेंगे तो स्मॉल और ज़्यादा हो जाएगा, टेक्स्ट हेडिंग लार्ज इस तरीके का दिखेगा, लार्ज, बड़ा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं पहले से lightningdesignsystem.com पे। हम लोग बस वो चीज़ें यूटिलाइज करेंगे। इसीलिए फ्रेमवर्क की चीज़ें अच्छी होती हैं। LWC जो है, ये फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, कि काफ़ी सारी चीज़ें पहले से हमें अवेलेबल होती हैं, हम लोग बस वो यूटिलाइज करते हैं प्रॉपरली। जैसे हेडिंग, जैसे इनका लाइटनिंग इनपुट उन्होंने बना के दिए हुए हैं ये चीज़ें। तो ये क्विक दिखाना था कि हेडिंग किस तरीके से दिखेगी। तो देखें, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। और ये जो मैंने कुछ किया था, यहाँ पे क्या कहता है कि इनपुट को क्लास दे दी थी बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो आप एक चीज़ देखें कि जो मेन इनपुट है उसका बैकग्राउंड कलर, क्योंकि वो इनपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेबल के साथ, और यहाँ एंड हो रहा है एरर के साथ, तो वहाँ तक वो बैकग्राउंड पे ब्लू है, लेकिन मेन इनपुट के अंदर की चीज़ों पे नहीं हो रहा, राइट। तो इसको किस तरीके से हम अप्लाई करें कि जो भी यूज़र लिख रहा हो उसका कलर चेंज हो, और एक्सेट्रा। इसका तो कलर हो गया है गैस ग्रीन, लेकिन और इसके अंदर का बैकग्राउंड कलर किस तरीके से चेंज हो, तो वो CSS से हम लोग मतलब ढूंढ के और एक्सप्लोर करके ही पता चलेंगी चीज़ें, राइट। लेकिन नॉर्मल CSS भी अप्लाई होती है, और कुछ स्पेशल टाइप की CSS होती है, लिखते वो ऐसे ही हैं, बस हमें यहाँ अलग चीज़ बतानी पड़ती है। वो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, उनमें चेंजेस करते हैं। तो ये थी बेसिक नॉलेज अबाउट कंपोनेंट स्ट्रक्चर, LWC किस तरीके का होता है, कैसे हम लोग ऑथराइज करते हैं सेल्सफोर्स से कनेक्ट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कंपोनेंट बनाते कैसे हैं, डिप्लॉयमेंट, अगर आपके पास रिफ्रेशिंग का इशू आ रहा है तो यहाँ से रिफ्रेश, और किस तरीके से हम लोग कंपोनेंट को एक्सपोज कर सकते हैं XML फाइल से, कि भाई वो ट्रू होगा तभी सिर्फ दिखेगा, कहाँ कहाँ दिखना है ये भी यहाँ पे डिफाइन हुआ। फिर हमने एक्सटेंशंस भी दो की, एक सेल्सफोर्स एक्सटेंशन, और दूसरी जो हमें शॉर्ट कीज है LWC। तो ये बहुत काम आएगी लेटर ऑन भी क्विक डेवलपमेंट के लिए।